हम्म। नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों को लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ का चैप्टर सेकंड, जो आपका नए राजा और उनके राज्य थे। आखिरकार इसमें हम लोगों ने कल जो अध्ययन किया था, तो इसमें जो कुछ चीज़ें थी, प्रारंभ के जो आपके चैप्टर थे उनको हमने पढ़ा था। प्रारंभ के जो आपके टॉपिक इसमें थे उनको तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन अभी जो आपके आगे के टॉपिक बचे हैं तो उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कल हमने चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी तंजाउर, तंजाउर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा जो इनके राजधानी गंगई चोल कुंडम, जो एक नए राज्य की स्थापना हो रही थी जिसका नाम क्या था, गंगई चोल कुंडम, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम ने किस तरीके से गंगई चोल कुंडम की स्थापना किया और नए नए राज्य बनाने प्रारंभ किए। और हमने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप जो देखते हैं, तो जो चोल प्रशासन था, किस तरीके से चोल प्रशासन आपका प्रकाश में आता है और जो चोल प्रशासन है आगे किस तरीके से अपना शासन चलाता है, तो उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ये आपका लेक्चर सेकंड है। कल हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में आपके जो नए राजा और उनके राज्य, उनके बारे में कुछ नई चीजें जानी थी, जिसमें आपके कश्मीर के जो कवि थे कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक के बारे में हमने पढ़ा था। नई नई प्रशस्तियां हो रही थी, प्रशस्तियों के बारे में हमने पढ़ा था। पाल राजवंश हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, किस तरीके से राष्ट्रकूटों ने सामंत होते हुए चालुक्यों के सामंत थे और चालुक्यों के सामंत होते हुए उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और हमने जो चोल राजवंश है, चोल राजवंश के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से विजयालय ने 8वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है और धीरे धीरे चोल प्रशासन एक बड़े भूभाग में अपने आप को स्थापित करता है। जो हमने पढ़ा था चोल प्रशासन के बारे में, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो चोल प्रशासन है, चोल प्रशासन ने अपना साम्राज्य कहाँ तक बढ़ाया था। चोल प्रशासन जो साम्राज्य अपना बढ़ाया था, उसमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने आती है, तो ये आता है कि इसका जो भूभाग था, तो कावेरी नदी के आसपास का पूरा भूभाग था। जो आपकी कावेरी नदी पड़ती है, तो कावेरी नदी के आसपास के सारे भूभाग में ये लोग रहते थे। फिर उसके बाद से तंजाउर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर जो आपके छोटे छोटे वहाँ के ग्रामीण होते थे, जो आपके पदाधिकारी होते थे, प्रशासन चलाते थे, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो उसके आगे अभी हम लोग अध्ययन करेंगे कि आगे कौन कौन से आपके जो आप एक नए मंदिर के बारे में आप लोग जानेंगे। जहां पर आप ले गंगई चोल कुंडम को नाम सुनते हैं, तो गंगई चोलपुरम नाम से एक मंदिर भी बनता है। तो मंदिर किस तरीके से स्थापित होता है, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे मंदिर बनता है और मंदिर की स्थापना किस प्रकार से होती है, कैसे आगे बढ़ता है, तो उसकी सारी प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भव्य मंदिर और कांस्य कला। आखिरकार ये जो तंजाउर में, जो आप लोग दक्षिण भारत में आप जाते हैं, तो पांड्यों के मंदिर शैली के बारे में हम लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। जो पांड्य शासक थे उनकी जो शैली है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। तो आप लोग इसमें देखिए कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो राजराज था और राजेंद्र प्रथम ने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करवाई, तो तंजाउर और गंगई चोलपुरम के जो बड़े मंदिर हैं और स्थापत्य कला हैं, उनको जब आप देखते हैं तो एक अद्भुत मूर्ति कला का विकास देखने को हमको प्राप्त होता है। उन लोगों ने जो मंदिर बनवाए हैं, तो मंदिर हमारे बहुत ही अलग तरीके के यहाँ पर निर्मित मिलते हैं। चोल मंदिर जो अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे, कि ये जो चोल मंदिर होते थे, आसपास के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर विकास कार्य करते थे। उसके अलावा ये जो मंदिर होते थे, मंदिर के शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए। आखिरकार ये जो मंदिर होते थे, मंदिरों को लोगों के द्वारा भूमि दान दी जाती थी और भी बहुत सारे रुपए पैसे हो गए, इन सारी चीज़ों का भी दान दिया जाता था। उसके अलावा अगर और भी चीज़ें देखी जाए, तो
जो इनको भूमि दान में मिलती थी उसमें कृषि हुआ करती थी, और इस भूमि उपज से जो भी उपज होती थी उससे यहाँ पर रहने वाले लोगों का खर्च चलता था। जैसे कि जो मंदिर के आसपास लोग रहते थे, जिनमें आपके पुरोहित हो गए और मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए। आखिरकार अब मंदिर होगा तो मंदिर में पुरोहित रहेंगे पूजा पाठ के लिए, उसके अलावा माली होगा जो कि मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए डेली लेकर के आएंगे, खाना बनाने के लिए बावर्ची होंगे क्योंकि भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा और भी यहाँ पर जितने भी लोग कार्य के लिए लगते थे, तो उन सब लोगों के लिए इन मंदिरों से जो दान में मिलता था, जो दान में मिलती थी वस्तुएं और जो भूमि दान में दी जाती थी, उसमें ये लोग कृषि कार्य करते थे और उससे जो प्राप्त धन होता था उससे ये लोग अपना खर्चा वहन करते थे। तो आगे हम लोग यहाँ पर एक मंदिर को देखेंगे। आप लोग अगर इस मंदिर को देखें तो ये आपका कौन सा मंदिर है, तो गंगईचोलपुरम में स्थित एक मंदिर है। आपका गंगईचोलपुरम में स्थित मंदिर है। आप इसमें देखेंगे तो यह आपकी किस आकृति में बना हुआ है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज के आकार में यह दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर अगर गौर किया जाए तो बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो मंदिर आपका बना हुआ है, इसमें अगर आप लोग प्रकाश डालें तो ये मंदिर आपका जो बना हुआ है तो त्रिकोणीय आकृति में ये बना है, लेकिन फिर भी इसमें अगर देखा जाए तो बाहरी आकृतियों में इसको एक सुंदरता देने के लिए, सजाने के लिए, इसको पूरी तरीके से सजाने के लिए आप अगर इसमें प्रकाश डालें तो छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और यह मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आपके गंगईकोंड चोलपुरम में यह मंदिर आपका बना हुआ है। तो इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि जो आपके मंदिरों में रहती थी तो संगीतकार रहते थे, नर्तक हो गए। अब जो एक दूसरे शब्दों पर इसके बारे में अगर व्याख्या की जाए तो जो आपके मंदिर होते थे, मंदिर प्रायः केवल पूजा स्थल के रूप में नहीं प्रयोग किए गए। जब आप 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड देखते हैं तो मंदिरों को सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं प्रयोग किया जाता था कि मंदिरों में हम लोग गए, पूजा किए, प्रार्थना किए, और उस रूप में सिर्फ नहीं प्रयोग किया गया। तो और किस रूप में प्रयोग किया गया, तो उसके अलावा मंदिरों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। अब किस तरीके से आर्थिक हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र माना जाता है, तो अगर इस पर विचार किया जाए तो जब हम इसमें विचार करते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि मंदिरों से धन भी प्राप्त होता था, जिससे समाज में आए हुए लोगों को, समाज के आसपास रहने वाले लोगों को उससे भरण पोषण किया जाता था। उसके अलावा आसपास व्यापार करने के भी रास्ते खुल जाते थे, क्योंकि जब एक मंदिर का निर्माण होता है तो आसपास व्यापारिक समुदाय भी आने लगता है। उसके अलावा समाज के विभिन्न प्रकार के लोग वहां पर आते हैं और एक कल्चर का डेवलपमेंट होता है, सांस्कृतिक जीवन भी यहां पर डेवलप होता है। और अगर मंदिर बना है तो मंदिर से बनी हुई मूर्तियां भी, तो इसमें शिल्पकार हो गए, उनका भी विकास होता है। मंदिरों के साथ साथ शिल्पकार भी विशिष्ट प्रकार के जुड़े होते थे, जिसमें आप लोग जानते हैं कि कांस्य की बनी हुई प्रतिमाएं भी मिलती हैं। बहुत सारी कांस्य की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अगर आप सबसे पुरानी मूर्ति के बारे में आप लोग जानते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हमको एक कांस्य की बनी हुई मूर्ति प्राप्त होती है। उसके अलावा और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं तो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार को सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती हैं। आखिरकार जो चोल समुदाय के द्वारा कांस्य प्रतिमाएं गढ़ी गई, जो चोल समुदाय के द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई, तो उन कांस्य प्रतिमाओं को बाकी सारे जिन समुदायों के द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई
उनसे उत्कृष्ट श्रेणी पर रखा जाता है, उनसे अच्छी प्रकार की बनाई गई, बहुत ही ज्यादा उनसे अच्छी ये प्रतिमाएं होती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं ऐसे देवी देवताओं की होती थी। बहुत सारे यहां पर जो हमको प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, यहां पर आपके सामने एक मूर्ति मिलती है। तो अधिकतर जो हमको प्रतिमाएं मिली हैं तो देवी देवताओं की ही प्रतिमाएं मिली हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ भक्तों की भी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। जो आपके अनन्य भक्त होते हैं तो कुछ आपके भक्तों की भी प्रतिमाएं देखने को मिल जाती हैं। फिर हम लोग अगर देखें तो चोल राजवंश में कृषि और सिंचाई किस तरीके से थी, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर देखी जाए, अब ये अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरा आपका यह नदी के किनारे का क्षेत्र था, कावेरी नदी जो थी। तो यहाँ की कृषि और सिंचाई किस तरीके से होती थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि चोलों के बारे में बताया जाता है कि चोल साम्राज्य इतना समृद्ध था, इतनी अच्छी खेती होती थी कि जितने में एक हाथी बैठता है उतनी भूमि में पूरे 2 परिवार पूरे वर्ष तक भोजन कर सकते थे, इतना वहां पर अन्न उत्पादन होता था। तो आगे इसमें अगर कृषि के बारे में कुछ चर्चाएं की जाएं, चोलों की कई सारी उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। किस तरीके से, तो अगर कावेरी नदी को हम लोग देखते हैं, कावेरी नदी की तरफ अगर प्रकाश डाला जाए तो आपको मिलता है कि साउथ में कावेरी नदी जो बंगाल की घाटी पर मिलती है। कहां पर, आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले जैसे गंगा आपकी छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। जब आप गंगा को देखते हैं तो बिहार से जब वो पश्चिम बंगाल में, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो आपको गंगा नदी के बारे में पता होगा कि प्रारंभ में गंगा नदी को आप लोग क्या नाम से जानते हैं, तो हुगली नाम से। जैसे ही वो बंगाल में प्रवेश करती है तो उसको हुगली नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद बंगाल से होते हुए जब वो बांग्लादेश को चली जाती है, यहाँ पर हम लोग गंगा नदी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद कावेरी नदी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हुगली नदी के रूप में हम उसको जानते हैं। उसके अलावा अगर आगे हम लोग देखते हैं तो हुगली के अलावा हमको कौन सी नदी के बाद पता चलता है, यहाँ पर पद्मा नाम से हमको मिल जाती है। जब ये कहाँ पर जाती है तो पद्मा नाम इसका पड़ जाता है जैसे ही यह बांग्लादेश में पहुंचती है। और बांग्लादेश में जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो असम तरफ से जब ब्रह्मपुत्रा आती है और ब्रह्मपुत्रा जब इसके साथ मिलती है तो यही नदी आपकी क्या नाम से हो जाती है, तो इस नदी को हम लोग क्या नाम से जाने, मेघना नाम से जानते हैं। नदी एक है आपकी, लेकिन इसके नाम हमको अनेकों मिल जाते हैं, कई नाम मिल। इसी प्रकार से या बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कावेरी नदी कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है और ये जो शाखाएं हैं बार बार पानी को क्या करती हैं, यहां पर उलीचती। अच्छा, उलीचती शब्द क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं जी, सीटेट के लिए भी है। यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम से क्वेश्चन आपके आते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसा विषय है कि कोई भी एग्जाम इससे अछूता नहीं बचता है, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जी गुड इवनिंग। तो आगे हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो जैसे ही नदी कई सारे शाखाओं में बटती है तो आप लोग देखते हैं कि जैसे कि एक नदी आ रही है और वो इधर ऐसे एक शाखा में बटी, एक ऐसे बची, तो ये जो बीच का भाग है इसको हम लोग डेल्टा नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं मित्रों, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं। आखिरकार ये जो आपका बीच का भाग होता है, यह भाग यहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा उर्वरक होती है। अब यहां पर आपकी मिट्टी जमती रहती है और यह उपजाऊ इतनी अधिक होती है तो इसमें
कृषि भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर जो आपकी पैदावार होती है, उर्वरक भूमि हो जाती है तो पैदावार होती है। उसके अलावा जो किनारे की मिट्टी होती है उपजाऊ होने लगती है। शाखाओं का जो पानी होता है कृषि के लिए, खास करके चावल की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें, हालांकि जब हम आगे देखते हैं तमिलनाडु के दूसरे हिस्से की बात अगर किया जाए तो उसमें जब आप लोग देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपकी इसमें से अलग दिखाई देती हैं। तो वो क्या है? तमिलनाडु के जब हम दूसरे हिस्सों पर बात करते हैं, क्योंकि जो आपका चोल साम्राज्य है, जब आप कावेरी नदी की बात करते हैं तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही इसका हिस्सा आंध्रा और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही मिलता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों पर कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं या 6वीं शताब्दी के आसपास यहां पर बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन किया जा रहा था। कुछ इलाके जो थे जहां पर जंगलों को साफ करके खेती प्रारंभ कर दी गई थी। अब जंगलों को जो साफ करते हैं, ये जो आपकी खेती होती है, जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कौन सी खेती होती है जब हम जंगल को काट करके वहां पर खेती करने लगते हैं। तो पहले ये लोग जंगलों को साफ करते थे और वहां पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद आगे अगर इसमें बात किया जाए तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए प्रबंध किए जाने लगे और धीरे धीरे तट बनाए जाने लगे। क्या किया जाने लगा? तो तट बनाए जाने लगे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाने लगा। और जैसे जैसे नहरों का निर्माण होता है तो एक ही वर्ष में यहाँ पर 2-2, 3-3 फसलें प्राप्त की जाने लगी, क्योंकि जब आपके पास पानी होगा, आपके पास साधन उपलब्ध है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। रिसोर्सेस हैं आप लोगों के पास, तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे तटबंध बनाए जाने लगे, अब पानी इनके पास इकट्ठा होने लगा, तो ये क्या करने लगे वहां पर कि नहरों का निर्माण करने लगे। आगे हम लोग इसी में अगर देखा जाए तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक नहर दिखाई दे रहा होगा, जो कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जा रहा था। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि नदियों में आपके प्रबंध किए जाते हैं, पानी को रोकने के लिए डैम बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रबंध किए गए थे, तो उसकी आपको यहाँ पर एक झलक दिखाई दे रही होगी। जो आपका ये जल द्वार है, जल द्वार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो जल द्वार बनाया जाता था ते लकड़ी या धातु से बनाया जाता था। किससे? जो आपकी लकड़ी होती थी या धातु से बनाया जाता था, जिससे आपका पानी रोका जाता था। कई सारी जो जगहें होती थी, उन जगहों की अगर बात किया जाए तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी, क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था, तो ये सिंचाई कृत्रिम रूप से भी की जाती थी। अब अगर इसमें आगे देखा जाए कि जो सिंचाई की जाती थी किस प्रकार से की जाती थी, सिंचाई के लिए कई सारी पद्धतियां अपनाई गई। अब पद्धतियों में कई जगहों पर होता था कि कुएं खोदे जाते थे, अन्य जगहों पर बारिश से जो पानी इकट्ठा होता था, इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया गया। बहुत सारी चीजें सिंचाई के काम में योजना में जरूरत पड़ती थी, जैसे कि श्रम हो गया, संसाधन हो गए, और आपकी इन सारी चीजों को व्यवस्थित करना। इन कामों की देखरेख के लिए भी जब ये कार्य किए जाते थे तो इनको देखरेख भी करना पड़ता था, और यह तय किया जाता था कि कौन कितना पानी उपयोग कर सकता है। उसके अलावा ज्यादातर जो आपके क्षेत्र थे, ज्यादातर जो लोग थे,
नए नए शासक जो हुए, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिकता आती गई और लोगों की जरूरतें बढ़ी। अब जरूरतें बढ़ेंगी तो संसाधनों का उपयोग हमको अधिक करना पड़ेगा, और जब हमको संसाधनों का उपयोग अधिक करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको नई नई चीजों का निर्माण करना पड़ेगा। जो आपकी नई वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा था, तो उसमें आप लोग जानते हैं कि लोग, नए राजा, गांव वाले लोग सक्रिय रूप से इसमें कार्य करना प्रारंभ कर दिए। अब साम्राज्य का प्रशासन, अब किस तरीके से जो साम्राज्य होता था उसका प्रशासन चलता था, इसके बारे में अगर देखा जाए तो प्रशासन किस प्रकार से संगठित था। जो किसानों की बस्तियां होती थी, किसानों की बस्तियां जिनको हम उर नाम से जानते थे, किसानों की बस्तियों को क्या नाम से जानते थे, तो उर नाम से जाना जाता है। यहां पर आपके उर लिखा गया है। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उनको क्या नाम से जाना जाता था। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि इसको उर नाम से जानते थे। जो सींचने वाली खेती होती थी बहुत ही ज्यादा समृद्ध होती गई। इस तरीके से जो गांव होते थे, गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद को नाडू न्याय करने वाले और कर वसूलने वाले कई सारे प्रशासनिक कार्य करते थे। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रशासन में जुड़े हुए लोग कार्य करने लगे। जो गांव में समूह बनाए जाते थे उनको नाडू नाम से जानते थे, जिसको हम लोग ग्राम परिषद या नाडू कहते थे। उसके बाद न्याय करने वाले जो आपके न्यायाधीश होते थे, कर वसूलने वाले और भी नए नए आपके प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग रहते थे। उसके अलावा और जो आपकी महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें, तो वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेल्लाल कौन थे? जो आपके धनी किसानों को केंद्रीय कृत करने वाले जो लोग थे। तो जो आपके वेल्लाल थे, तो ग्राम परिषद में जो कार्य होता था उनकी देखरेख में ये लोग वहां पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे लोग, इनको जो नाडू होते थे इनको नियंत्रण प्राप्त था। वेल्लाल जाति के जो लोग थे, कोई और भी क्लास में जी, यहाँ पर रेगुलर आप लोगों की क्लासेस चलती हैं और बेसिकली एनसीईआरटी की सारी क्लासेस 6 to 12 तक, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सारी चीज़ों की क्लासेस चलती हैं। और आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं, द स्मार्ट विजन क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ से आप लोग जा करके इसको डाउनलोड करके और ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से कोर्सेज को भी। और सीटेट वालों के लिए एक विशेष सूचना है कि आप लोगों के लिए जो आने वाला रविवार है, आज से 7 दिन पश्चात, सीटेट में जिनका और टेट में जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना है कि आप लोगों के लिए एक 8 घंटे की मैराथन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपके लगभग 350 प्रश्न होंगे, जो आपकी सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी आपकी क्लास। और इसमें प्रायः प्राचीन इतिहास से 90 प्रश्नों को लिया गया है, मध्यकालीन से 100 प्रश्न, और जो आपका आधुनिक भारत है वहां से आपके 165 प्रश्नों को लिया गया है। तो टोटल आपके 355 प्रश्न रहेंगे, जिनको हम लोग सुबह 10 बजे से और जितना भी समय लगेगा उसको हम करेंगे। और ये जो क्लास होगी हमारी, तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को मिला करके हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिएगा, ताकि सीटेट, टेट जितने भी लोग हैं सब लोग इसमें जुड़ सकें और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण होंगे। जो आपकी आने वाली क्लास है, अगले रविवार को एक मैराथन क्लास होगी जिसमें सारे आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लगभग 350 प्रश्न करवाए जाएंगे उसमें। तो आप लोग अगले रविवार को सब लोग जुड़िएगा समय से, और जो समय रहेगा आपका सुबह का 10 बजे रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं विल्लाल के अलावा और यहाँ पर कौन कौन से लोग थे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो आपके कई धनी भूस्वामी होते थे, जैसे कि बड़े बड़े जो सामंत होते थे, धनी भूस्वामी होते थे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? तो धनी भूस्वामी चोल राजाओं के सम्मान के रूप में जो विवेंद वेलन, क्या बोलते हैं? मुर्वेद वेलन। क्या बोला जा रहा है इनको? मुर्वेद बोलन। अब मुर्वेद वेलन क्या होता है कि जो आपके 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि बहुत ज़्यादा धनी हो जाते थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा हो जाता था, और वो लोग कई सारे राजाओं को, जैसे कि वेल्लाल जो होता है अपनी राजा को जो सेवाएं प्रदान करता है, उसके अलावा जो आपका मुर्वेद वेलन होता था, तो मुर्वेद वेलन उस किसान को बोला जाता था, उस वेलन को बोला जाता था जो क्रमशः 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका होता था। तो अब आप यहां समझिए, नए नए शब्द मिल रहे हैं, नए नए नाम मिल रहे हैं, इनको आप लोग नोट करते जाइएगा। तो एक आपका आ गया यहाँ पर मुर्वेद वेलन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मुर्वेद वेलन किसको बोला जाता था और वेलन किसको बोला जाता था। अगर आप इसमें बोलेंगे तो वेलन होता था किसान, वेलन किसको बोलते थे? तो किसान को। वेलन या वेलाल, जो आपका किसानों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, उनको वेलल या वेलाल बोलते थे। इनको अगर देखा जाए ते उपाधियां भी धारण करते थे। तो अरैयार, कैसी उपाधियां धारण करते थे? अरैयार। अरैयार किसको बोला जाता है? तो अरैयार होते हैं आपके प्रधान। कौन? प्रधान। प्रधान को क्या बोला जाता था? अरैयार। अरैयार बोला जाता था प्रधानों को। आखिरकार ये जो अरैयार होते थे, मुखिया होते थे, और उनको जो केंद्र में होता था राजाओं के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता था। राजाओं के यहाँ पर जो ये कार्य करते थे, जिनको हम अरैयार नाम से जानते हैं, इनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। उसके अलावा आगे हम लोग इसमें अगर देखें तो जो आपके भूमि के प्रकार होते थे, जो भूमि दान में दी जाती थी, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 3 को आप लोग देखेंगे जो आपके चोल अभिलेख हैं, चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार दिए हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के भूमि का वर्णन यहां पर किया गया है। कौन कौन सी भूमि है? तो इसमें अगर देखेंगे तो वेलन वगई। वेलन वगई किसको बोला जाता था? तो वेलन वगई गैर ब्राह्मण या किसान स्वामी की भूमि, जो कि ब्राह्मण नहीं होता था और जो किसान होता था, उसकी भूमि को क्या बोला जाता था? वेल्यन। क्या बोला जाता था? वेल्यन वगई। फिर ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय किस भूमि को बोला जाता था? तो ब्रह्मदेय बोला जाता था जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, क्योंकि बहुत सारी भूमियां होती थी जिनको ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। तो जो आपका वेलन वगई और ब्रह्मदेय हो गया। उसके अलावा आपके साला भोग हो गया। साला भोग क्या होता था कि जब हम किसी विद्यालय को एक भूमि दान में दे देते थे तो उसको क्या बोलते थे? साला भोग बोलते थे। मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, उसको हमको भूमि दान में देना है कि उससे वह अपना देख रेख रख रखाव कर सके, तो उसको हम क्या बोलते थे? साला भोग। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो देवदान और तिरुमट्ट कन्नी, क्या बोला जाता था? तिरुमट्ट कन्नी। देवदान और जो आपकी तिरुमट्ट कन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। अब देवदान से यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि मंदिरों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? देवदान। या तो जो आपके
तिरुमट्ट कन्नी। तो उसके अलावा पलिचंदम क्या बोला जाता था, एक भूमि जो आपकी जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी, क्योंकि उस समय पर आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे धर्म थे। तो जो आपके पलिचंदम, कौन सी पलिचंदम भूमि होती थी, ये आपकी किनको दान में दी जाने वाली भूमि होती थी, जो आपके जैन संस्थान होते थे। तो जैन संस्थानों को भूमि जो दान में दी जाती थी उसको हम क्या बोलते थे, पल्लीचंदम। उसके अलावा ये, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा सब लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है। यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन आए हैं, आपके यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया उसमें, और उसके अलावा सीटेट हो गया, इन सारी जगहों से इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं। जब हम लोग उस दिन प्रश्न करेंगे अगले रविवार को, तो वहां पर हम लोग इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि बहुत सारी जो भूमि होती थी उस समय पर ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। उसके अलावा और क्या चीजें हैं, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान दिया जाता था। जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि का दान दिया जाता था परिणाम स्वरूप। अब जब भूमि दान में दी जाती है तो उसके परिणाम जो मिले, परिणाम स्वरूप जो दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारे ब्राह्मणों की बस्तियां आने लगी, क्योंकि भूमि का जो क्षेत्र है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब हम दान देते रहेंगे ब्राह्मणों को समय समय पर, तो वहां पर बहुत सारे ब्राह्मणों की बस्तियां स्थापित होने लगी। सीटेट की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप लोग शेड्यूल देख लीजिए क्लास का, शेड्यूल का क्लास आप लोग देखेंगे तो सीटेट की क्लासेस भी रेगुलर बेस पर आपकी ऐप में भी स्टार्ट हो गई हैं, और आपके यूट्यूब पर तो चलती ही है। सारी क्लासेस आपकी सीटेट की चल रही हैं, और सीटेट का बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। तो आप द स्मार्ट विजन क्लासेस वहाँ से जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीटेट की क्लासेस को, और यहाँ पर आपकी ऐप में भी आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पर चल रही हैं। कल से आप लोग शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी लगी हुई है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ब्रह्मदेव क्या भूमि होती थी, अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्मदेव उस भूमि को बोला जाता था जो भूमि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। उसको जो ब्राह्मण का प्रमुख होता था वह इसका देखरेख करता था, और या तो जो सभा होती थी सभा इसका देखरेख करती थी, और ये जो सभाएं होती थी कुशलता पूर्वक कार्य करती थी। इनके जो निर्णय होते थे शिलालेखों में मिल जाते हैं, मंदिरों के पत्थरों में मिल जाते हैं। आप लोग मंदिरों में जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे पत्थर होते हैं जिन पर किसी न किसी का नाम लिखा रहता है, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। आप लोग मंदिरों में जा करके इन चीजों को देखा करिए, वहां पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा रहता है। तीन के जो निर्णय होते थे शिलालेखों पर मिल जाते हैं, मंदिरों के पत्थरों में मिल जाते हैं, दीवारों पर मिल जाते हैं, जो ब्यौरा दर्ज किए जाते थे उन पर मिल जाते हैं। उसके बाद जो आपका नगरम, यहां पर एक नगरम वर्ड आया है, यह नगरम क्या था कि व्यापारियों का संघ होता था। नगरम क्या होता था, तो व्यापारियों का संघ होता था, जहां पर व्यापारी लोग रहते थे। और ये जो व्यापारी होते थे, व्यापारी संघ अक्सर शहरों में ही प्रशासनिक कार्य संपादित किया करते थे, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्य करने होंगे तो आप जाकर के शहरों में ही करेंगे। गांव में तो कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं हो सकता है, तो आप लोग जितने भी कार्य करेंगे तो शहरों में करेंगे। जो आप लोग एक अभिलेख पाते हैं तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कौन सा अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। और ये कहां पर पाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु का जिला है चिंगलपुट। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मणों का जो संगठन होता था वो किस तरीके का होता था। इसमें एक विस्तार में वर्णन किया गया है ब्राह्मणों के बारे में
और सिंचाई के कामकाज के बारे में बताया गया है, किस तरीके से बाग बगीचों का निर्माण किया जाता था और मंदिरों की देख रेख किस तरीके से की जाती थी, समितियां किस तरीके से होती थी। समितियां क्या होती हैं? अब अगर समितियों का उल्लेख किया गया है तो समितियां क्या होती हैं? सभाएं होती हैं। जब हम लोग मिल करके कोई एक मीटिंग अरेंज करते हैं तो उसको हम समिति बोलते हैं। समितियां होती थी। उसके अलावा आगे आप लोग अगर इसमें देखते हैं तो तालपत्र हो गए, छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। अब ये जो समितियां होती थी इनके लिए सदस्यता भी ली जाती थी। इन पे जो सदस्यता लेने योग्य जो लोग होते थे वो अपना नाम ताड़पत्र हो गए या तो छोटे छोटे टिकटों पर लिखते थे और एक मिट्टी का बर्तन होता था उस पर रख देते थे। फिर एक छोटे से लड़के के द्वारा उसमें से कोई एक टिकट निकलवाया जाता था और उसके बाद जो टिकट में जिसका नाम निकलता था उसको समिति का प्रमुख बना दिया जाता था। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी था, वोटिंग सिस्टम। क्योंकि यहां पर कोई एक इंसान को उसके बल और उसके जो पैसा है उसको देख करके, धन को देख करके नहीं बना दिया जा रहा है। समिति में जितने भी लोग हैं सब लोग मिल करके एक चुनाव की पद्धति को उपयोग में ला रहे हैं कि जो भी यहां पर निर्णय होगा तो एक बच्चे के द्वारा निर्णय किया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, आज भी आपको इस प्रकार के बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जहां पर चुनाव के माध्यम से आपके डिसीजन लिए जाते हैं। अभिलेख जो आपको उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है तो उत्तर मेरूर अभिलेख में क्या चीजें मिलती हैं उसको एक बार आप लोग विस्तार में देख लीजिए कि उत्तर मेरूर अभिलेख में क्या क्या आपको देखने को प्राप्त होता है। उसको एक बार आप लोग डिटेल में देख लीजिए। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। अब यहां पर सदस्यता के लिए हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जिसके क्षेत्र से भू राजस्व वसूला जा रहा है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई जा रही कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो उनके पास स्वयं का घर होना चाहिए। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेद उन लोगों ने पढ़ रखा हो, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी नहीं होगी और ईमानदार नहीं होगा तो वह अच्छे डिसीजन भी नहीं ले सकता है। तो इसलिए प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और उसे ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यहाँ पर एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता था कि आप केवल एक समय सीमा तक ही समिति के सदस्य रह सकते हैं, दूसरी बार नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति आपका 3 साल तक लगातार सदस्य रह लेता था तो चौथे वर्ष वह सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के क्या होता था कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। यहाँ पर अपने और अपने सगे जो संबंधी होते थे सबके खाते जमा करवाए। अब खाते क्या था कि एक ब्यौरा, क्या के पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जमा करवानी होती थी। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम में उदाहरण। अब देखिए, ये तो आपका जो अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख है, तो यहाँ से हमने जाना कि जो समिति के प्रमुख होते थे, समिति के प्रमुख किस तरीके से रहते थे। लेकिन यहाँ के जो साधारण जीवन था, साधारण जीवन के लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे वो लोग अपना जीवन जीते थे, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। आपके यहाँ पर
एक तमिल कृति है, क्या नाम है उसका, पेरिया पूर्णम। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तमिल कृति क्या नाम है, पेरिया पूर्णम। इसमें से आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या लिखा है कि अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या होता था, पुलाया एक ऐसा समूह होता था जिसे ब्राह्मण और वेलाल जो होते थे, वेलाल कौन है, जो आपके किसान होते थे, बड़े प्रतिष्ठित लोग होते थे, समाज के बाहर मानते थे। पुलाया आपकी शूद्र जनजाति के लोग होते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था। पुरवा आप लोग समझते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा आपके गांव के बाहर जो क्षेत्र होता है उसको हम पुरवा नाम से जानते हैं। तो छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। अब यहाँ पर ग्रामीण पद्धतियों के बारे में बताया, ग्रामीण लोगों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। ग्रामीण पद्धति को बताया जा रहा है कि किस तरीके से गांव में लोग रहते थे और किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। उसमें मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पर बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। ग्रामीण पद्धति के जीवन के बारे में आपको बताया जा रहा है। आगे इसमें क्या बता रहा है कि लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलायार, पुलायार क्या होता है, जो आपके पुलाया का बहुवचन होता है, पुलायार। बहुत सारे जो लोग होते हैं शूद्र जनजाति के, पुलाया शूद्र जनजातियों के लिए प्रयोग किया गया है। पुलायार क्या है, आपका बहुवचन है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दे। मतलब अब जो मुर्गे हैं सुबह बांग देते हैं, तो जो आपके पुलायार हैं उन लोगों को जगाने के लिए सुबह वो बांग दे देती है। धान कूटती लहरजार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ग्रामीण जनजाति का बताया गया कि किस तरीके से गांव के बाहर कुछ लोग रहते थे, पुरवा बसा करके लोग रहते थे, और जो उनके बच्चे होते थे हाथों में लोहे के कंगन पहने हुए और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों के साथ भ्रमण करते रहते थे। तो आपने अभी तक तो जाना था जो प्रशासनिक कार्य होते थे, जहां पर राजा और ब्राह्मण लोग रहते थे, लेकिन ये आपका क्षेत्र कहाँ का है, जहां पर मजदूर वर्ग रहता था, जिनको आप शूद्र जनजातियां बोलते हैं, छोटी जनजाति के लोग यहां पर रहते थे। तो आपके किस में प्राप्त होता है, तो पेरिया पूर्णम अभिलेख में आपके प्राप्त होता है। उसके अलावा आगे अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अगला जो हमारा कल का टॉपिक होगा तो क्या होगा, दिल्ली के सुल्तान। कल हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। जो कल की क्लास होगी तो आपकी दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगी, और सभी लोग समय से 4 बजे ऑन टाइम आप लोग जुड़ जाइएगा, और 4 बजे से कल हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी सब लोग कल से समय का ख्याल रखिएगा और सब लोग अच्छे से रहिएगा। गुड बाय।